Hello guys, what's up? So guys, here's a part 4 of chapter 1 of economics, the story of village Palampur. So hope कि आपने पहले वाले तीनों पार्ट्स देख ली होंगे। अगर नहीं देखे तो नीचे देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको पहले पार्ट तीनों पार्ट्स का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, फर्स्ट पार्ट में आपको सेकंड थर्ड पार्ट का मिल जाएगा। सेकंड में भी मैं डाल दूँगी, ठीक है, सबका डाल दूँगी। फर्स्ट में सेकंड थर्ड फोर्थ का डाल दूंगी, फिर सेकंड में फर्स्ट थर्ड फोर्थ का, ठीक है। उसके एक्सेप्ट हर पार्ट का लिंक हर वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। सो हम पिछली वीडियो में यहाँ पे थे, हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। सो जो हायर यील्ड है, ज़्यादा प्रोडक्शन है, वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है अगर हम सभी का कॉम्बिनेशन लें। HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सबका कॉम्बिनेशन लें। अगर हम सिर्फ HYV सीड्स ले लेंगे, उनको बो देंगे, मगर उनको इरिगेट नहीं करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, तो आपको हायर यील्ड क्या वो उगेंगे ही नहीं, ग्रो ही नहीं होंगे, ठीक है। रेनफॉल की वजह से कुछ एक आध पौधे ग्रो हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ इरिगेशन किए जाओगे, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स नहीं डालोगे, HYV सीड्स है नहीं बोओगे, सो वो तब भी ग्रो ही नहीं होगे। अगर आप HYV सीड्स भी बो दोगे और केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाओगे, मगर पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन नहीं डालोगे, पेस्टिसाइड्स नहीं डालोगे और इरिगेशन नहीं करोगे, तो भी वो ग्रो नहीं होने वाला है। सो मीनिंग ये है कि आपको सबका कॉम्बिनेशन ही करना होगा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out the modern farming method in India. So जो पंजाब, हरियाणा और दक्षिण उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे, जो वो सबसे पहले थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ किया था, ट्राई किया था कि कैसा है। सो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी आए थे, मगर आज वही रिजल्ट बहुत ही बुरे हो रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो भी मैंने बताया था कि मैं 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक मूवी है इरादा, उसका तो पक्का ही डाल दूँगी क्योंकि वो तो मेरे पास पड़ी है। सेकंड जो वीडियो है वो फेसबुक की वीडियो है। अगर मेरे को उसका लिंक मिला तो मैं वो भी ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो ग्रीन रेवोल्यूशन के ही से ही मिले जुले हैं, जो सिर्फ ये पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण और इतनी ज़्यादा इरिगेशन के कारण जो पंजाब का पानी है वो बहुत ही गंदा हो गया है। और पहले ये इसलिए है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड वाटर भी पाया जाता है, रेनफॉल भी अच्छी होती है और यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स भी है। और पंजाब का नाम इसीलिए ही पंजाब है क्योंकि वहाँ पे 5 आब हैं। आब का मतलब होता है वाटर या फिर रिवर, सो 5 मतलब 5, ठीक है। वहाँ पे 5 आब हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब है। सो 5 रिवर्स जो पुराना पंजाब था पाकिस्तान वाला, और पाकिस्तान कुछ पार्ट राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर का, हरियाणा, इसमें से 5 रिवर्स जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम पंजाब है। मगर अभी वाले पंजाब में से आई थिंक ओनली 3 रिवर्स ही जाती हैं, और उसमें से भी एक पानी राजस्थान को वो देती है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल से। नेक्स्ट है हाँ, और उसके तो गाइस सिर्फ ये HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कारण पंजाब में एक कैंसर ट्रेन जाती है, और उस सब के पीछे का कारण आपको उस मूवी में मिल जाएगा। इरादा है उसका नाम। सो वो लगभग 1.25 घंटे की मूवी है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। सो अगर आपको देखनी है, अगर आपको इच्छा है देखने की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप देख सकते हैं। सो इसके मेरे को स्पॉन्सरशिप के कोई भी पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये ऐसा मैंने पिछली वीडियो भी में भी कहा था, ठीक है। सो हाँ, the farmers in this region set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers, which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. So इसको ट्राई करने के लिए, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जो इस रीजन के पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स थे, उन्होंने ट्यूबवेल्स लगवा लिए अपने खेतों में,
इरिगेशन के लिए, और HYV सीड्स को वो यूज़ करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को फार्मिंग में उसको यूज़ करने लगे। ठीक है, कुछ फार्मर्स ने तो फार्म मशीनरी भी ले ली, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, वो होता है जिसके नीचे वो तीखे होते हैं। ठीक है, कुछ अगर कोई भी फार्मर की फैमिली से रिलेट करता है, फिर गांव से रिलेट करता है, ठीक है, उसको पता होगा थ्रेशर के बारे में। ट्रैक्टर के बारे में तो शहर वालों को भी पता होगा। ठीक है, और इस सब के बदले ट्यूबवेल से लगवाने के बदले, HYV सीड्स को यूज़ करने के बदले, केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने के बदले, फार्म मशीनरी लाने के बदले उनको क्या मिला? उनको रिवॉर्ड में मिले हाई यील्ड्स, बहुत अच्छी उनको प्रोडक्शन हुई वीट की। ठीक है, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 kg per hectare. With HYV seeds the yield went up to 3200 kg per hectare. जो वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे पालमपुर के लोग, तब उनका क्या यील्ड कितना निकलता था? सिर्फ 1300 किलो। ठीक है, एक किले का 1300 किलो। ठीक है, और जब उन्होंने भी HYV सीड्स लाने शुरू कर दिए, यूज़ करने शुरू कर दिए, तो उनको बाद उनका जाड़ निकलने लगा, उनका यील्ड निकलने लगा 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 3200 किलो पर किले से के हिसाब से। ठीक है, There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. So पहले भी सेल तो होती थी ना वीट, ठीक है, मगर कम अमाउंट में होती थी। मगर जब उन्होंने HYV सीड्स यूज़ किए, उसके बाद बहुत ज़्यादा, लगभग 2000 किलो ज़्यादा उनका यील्ड निकला। सो उसके बाद उनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था मंडी में बेचने के लिए। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता था? एक साल में अलग अलग क्रॉप्स यूज़ करते थे, अलग अलग समय में अलग अलग क्रॉप्स हार्वेस्ट और सो किए जाते थे। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या है? HYV सीड्स यूज़ किए जाते थे, चाहे वो आप साल भर वही रखो, मगर HYV सीड्स यूज़ किए जाते हैं, और फार्म मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन multiple cropping and modern farming method. The following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. Plot this on a graph. Was the Green Revolution equally successful for both the crops? Discuss. So नीचे एक टेबल दिया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कितनी प्रोडक्शन बढ़ी उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इक्वल ही प्रोडक्शन बढ़ी दोनों क्रॉप्स के बारे के लिए, वीट और पल्सेस की इक्वल प्रोडक्शन बढ़ी HYV सीड्स के इंट्रोडक्शन के बाद। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इनको आपको ग्राफ में बताना है। सो इक्वल प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, वीट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ी है, मिलियन टन्स में है ये। ठीक है, कितने मिलियन? जैसे 10 मिलियन टन। ठीक है, 1965 और 1966 में क्या था? प्रोडक्शन ऑफ वीट और पल्सेस की 10 मिलियन टन बढ़ गई थी। उसके बाद हम सीधा 10 साल बाद जाते हैं। 10 साल बाद तो यहाँ पे नहीं दिया गया, चलो 2015 में जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 7 मिलियन टन ही बढ़ी है। पल्सेस की प्रोडक्शन सिर्फ 7 मिलियन टन बढ़ी है, और 2015 में 94 मिलियन टन प्रोडक्शन हुई है वीट की। 84 मिलियन टन वीट की प्रोडक्शन 2015 में बढ़ गई, जबकि पल्सेस की सिर्फ 7 मिलियन टन बढ़ी है। ठीक है, और 2017-18 में 24 मिलियन टन हो गई, 10 से 24, सिर्फ 14 मिलियन टन बढ़ी है उसकी प्रोडक्शन। और वीट की कितनी बढ़ी है? वीट की बढ़ी है 87 मिलियन टन। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर्स। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन रहेगा था, व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। सो वर्किंग कैपिटल क्या यूज़ होती है? वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होती है फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में? ठीक है, सो गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में कि कौन कौन से कैपिटल्स होते हैं, लैंड कैपिटल,
फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। फिजिकल कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल के आगे दो पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स आ जाते हैं, और वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आ जाता है। सो यहाँ पे अभी देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल कौन सी है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। वर्किंग कैपिटल जो समय समय पर चाहिए होती है, एक तो HYV सीड्स हो गए, केमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब वर्किंग कैपिटल हो गई। और मनी HYV सीड्स को ख़रीदने के लिए वो भी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हो गई वर्किंग कैपिटल मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश दैन बिफोर। वाई? सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में फार्मर को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं शुरू करने के लिए, मगर क्यों चाहिए होते हैं? सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक तो HYV सीड्स उनको खरीदने पड़ते हैं, जबकि वो ट्रेडिशनल सीड्स वो उनको घर से ही मिल जाती थी। सेकंड, उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी खरीदने पड़ते हैं, जबकि वो मेन्योर, काउडंग वगैरह वो उनको घर से ही मिल जाता था, ठीक है। और थर्ड, उनको फार्म मशीनरी भी खरीदनी पड़ती है, जबकि वो पहले बल्दों से खेती होती थी, ठीक है, जोता करते थे खेत को बल्दों से। सो इसलिए मनी तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए होगा। So, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है। ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, फाइंड आउट। सो अगर जब भी आप खेत में विजिट करने जाओ तो कुछ फार्मर से बात करो, और ये नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आंसर ढूंढो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्सड, जो फार्मर्स यूज, राइट एंड नॉट। और जहाँ पे जिस खेत में जाते हो वो फार्मर्स कौन से फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं, मॉडर्न यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल या फिर मिक्सड, या फिर सॉरी इसका नोट लिखना है। तो अगर मैं अपने खेत के बारे में बताऊं तो हमारे खेत में होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़। सो नेक्स्ट है, वट आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन? ट्यूबवेल, हमारे तो यहाँ पे ट्यूबवेल है। सो हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरीगेटेड? हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड? वेरी लिटिल, नियरली, हाफ, मेजॉरिटी, ऑल। सो हमारे ऑल, हमारे इलाके में और या फिर हमारे खेत में ऑल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पूरा लैंड ही इरीगेट किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर? तो जो इनपुट्स उनको चाहिए होते हैं वो कहाँ से वो लेते हैं, जैसे कि HYV सीड्स, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जैसे हमने शुरू में चैप्टर पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि पालमपुर के पास एक छोटा सा एक पालमपुर से बड़ा गांव है, उसका नाम है, क्या था उसका नाम, कुछ ऐसे था। तो हम देखते हैं कौन सा था। सॉरी गाइस, ऐसे था एक टाउन का, एक छोटा सा टाउन है उनके गांव के पास, उसका नाम था शाहपुर। और एक बड़ा सा विलेज है उनके गांव के पास, उसका नाम था रायगंज। जो दोनों उनके विलेज से, पालमपुर से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। वैसे ही हमारे गांव के बारे में भी मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे गांव के पास भी एक छोटा सा विलेज और एक छोटा सा टाउन और बड़ा सा विलेज है। तो बड़े से विलेज से हमको अब बहुत ही आसानी से HYV सीड्स, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत ही आसानी से हमको वहाँ पे HYV सीड्स वहाँ से मिल जाते हैं। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। और हमको वहाँ से जो छोटा वाला टाउन है, बड़े विलेज से, तो उनको HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिलते हैं। और अगर मशीनरी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए वो भी वहाँ पे ठीक हो जाती है। अगर हमको नई मशीनरी चाहिए तो कुछ बहुत ही कम लोग तो वो छोटे टाउन में जाते हैं। हाँ, जो मशीनरी है वो छोटे वाले टाउन से ले आते हैं, मगर बहुत कम लोग वहाँ से लेकर आते हैं। मगर उससे थोड़ी दूर जाकर एक बड़ा वाला टाउन भी है, वहाँ से ज़्यादातर लोग मशीनरी लेकर आते हैं। हमारे नज़दीक लगभग 20 किलोमीटर के दूर है बहुत सारे बड़े टाउन्स हैं, हम वहाँ से भी मशीनरी लेकर आते हैं। ज़्यादातर लोग छोटे वाले टाउन से, तो बहुत कम लोग मशीनरी लेते होंगे, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, सो सॉरी फॉर दैट। हमारे यहाँ आंधी आ रखी है बहुत ही तेज़, इसलिए। Next I will the land sustain. Land being natural resource, it is a necessary to be careful in its use.
साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। सो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, सो इसलिए हमको उसको यूज़ करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना होगा। ठीक है, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है वो हमको बताती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उन्होंने जो लैंड का नेचुरल बेस है, सो नेचुरल रिसोर्स वाला बेस है, जो उसकी फर्टिलिटी है, सो जो भी कुछ है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुका है। इन मैनी एरियाज greener revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer। so इसके फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि इसकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान है ना, फ़ायदा सिर्फ इसका एक ही होगा कि इसकी प्रोडक्शन सिर्फ एक फ़ायदा इसका कि इसकी ये प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, मगर सारे इसके नुकसान ही नुकसान हैं बाकी के। वो एक मूवी में है, इरादा मूवी में। हाँ, एक और फ़ायदा है कि जो पहले क्या होता था, पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर था, बहुत ऊंचा लेवल था, इसलिए कभी कभी ना वो मिट्टी बिल्कुल ही गीली, जो सॉइल थी वो बिल्कुल ही गीली सी रहती थी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेरे को मालूम नहीं कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पूरा ऊपर तक पानी आ जाता था। ठीक है, वो उसको इसलिए वो थोड़ा सा वो था ना, ख़राब हो जाता था ना, इसलिए उसको भी उसने सुधारा है थोड़ा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने लगभग 2 फ़ायदे हो गए उससे ज़्यादा तो इसका फ़ायदा नहीं हुआ कि नुकसान वाली। तो फिर से मैं मूवी का नाम याद दिला रही हूँ, इरादा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नॉट स्पॉन्सर्ड। ओके, सो यहाँ पे बताया गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया है, बहुत ही लॉस हुआ है सॉइल की फर्टिलिटी में। क्योंकि हमने कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो गया। और जो है इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है, और लगभग हर एक घर में पंजाब के एक ना एक कैंसर का मरीज़ तो होता ही है। लुधियाना बठिंडा वाले एरियाज़ में तो पक्का ही। ठीक है, बाकी में नहीं होते। ठीक है, कुछ घरों में होते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी में बिल्कुल भी नहीं होते। लुधियाना बठिंडा वाले एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं कैंसर के, इसलिए पंजाब में बठिंडा से सीधा जाती है बीकानेर जाती है वह एक ट्रेन। ठीक है, कुछ नंबर भी है उसका, 54701 है, ऐसा कुछ नंबर है उसका। ठीक है, मेरे को याद नहीं। Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has led to the depletion of the water table। So, जैसे कि मैंने बताया कि ग्राउंड वाटर बहुत ही नीचे चला गया है, ग्राउंड वाटर की बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने के कंटिन्यूसली यूज़ करने के कारण, और क्योंकि ट्यूबवेल इरिगेशन नीचे से ही पानी को लेकर आता है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है वाटर टेबल। और ये बताया गया है, जो फेसबुक वाली वीडियो है उस पर बताया गया है कि कितना नीचे, किन एरियो में कितना नीचे चला गया और कितने सालों में वहाँ पे पानी नहीं बचेगा। ठीक है, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years। सो इनको एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को, वाटर टेबल को ऊपर लेकर आने के लिए, ठीक है, और ग्राउंड वाटर को ऊपर लेकर आने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को रीबिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। अगर एक बार हम उनको डिस्ट्रॉय कर दे तो उसके बाद बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा उनको रिस्टोर करने का। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो हमको एनवायरनमेंट का केयर करना चाहिए, एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, और डेवलपमेंट और फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। इसलिए चाहे कोई बात नहीं, अगर कम प्रोडक्शन होती है मगर अच्छी प्रोडक्शन होती है ना, एनवायरनमेंट भी अच्छी रहती है ना। तो यहाँ पे भी जैसे ऊपर सजेस्टेड एक्टिविटी थी, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गया। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स, राइट अ लेटर ऑन टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर ओन वर्ड्स टेलिंग हिम हाउ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल। तो आपको कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से
न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में से कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है और आपके एरिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेटर राइट करना है कि वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो हमारे लिए कितने हार्मफुल है, और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जहर होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। ये आपको ये जो इरादा मूवी है इसमें वो भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करेगी। और जो वीडियो मैं फेसबुक की कह रही हूँ, अगर मेरे को लिंक मिला तभी मैं डालूँगी, नहीं मैं नहीं डालूँगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना कि आपने डाला नहीं, शायद मेरे को ना मिले या फिर मिले। अगर मेरे को मिला मैं पक्का डाल दूँगी, अगर नहीं मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी कि दैट सॉरी आई हैवंट, वो मेरे को मिला नहीं, ठीक है। I couldn't find the link. Okay. Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the soil for longer. क्या लिखा है? Chemical fertilizers provide. अच्छा, तो यहाँ पे बताया गया है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो तुरंत ही, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और जितना उनसे जल्दी हो जाता है उतना जल्दी वो वाले मिनरल्स प्लांट्स को दे देते हैं जो उनको चाहिए होते हैं, मगर इतना तेज़ से जो है मैन्योर नहीं काम करता जितना तेज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स करते हैं। बट दिस मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। हाँ, मगर अगर ये तुरंत दे देते हैं ये अलग बात है। अगर कोई बात नहीं, अगर मैन्योर लेट देता है, वो इमिडिएटली नहीं देता, वो मिनरल्स प्लांट्स को लेट देता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में, मगर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी वजह से वो मिनरल्स ज़्यादा टाइम तक सॉइल में रह ही नहीं सकते। अगर वो सॉइल में रहेंगे नहीं तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको कैसे देंगे, मगर मैन्योर की वजह से वो इंक्रीज़ होते हैं। वो वाले मिनरल्स मैन्योर, अगर हम मैन्योर डालते हैं तो उसकी वजह से वो इंक्रीज़ होते हैं खाद की वजह से। They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. और वो ख़त्म ही हो जाएंगे सॉइल में से वो वाले मिनरल जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल को भी पोल्यूट करेंगे, लैंड पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, सॉइल का भी पोल्यूट करेंगे, ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करेंगे, रिवर्स को भी पोल्यूट करेंगे और लेक्स को भी पोल्यूट करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, ठीक है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं और जो भी बाकी के छोटे मोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में उनको भी किल कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स समटाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। अगर हम कुछ समय के लिए उनकी यूज़ कर लेंगे तो सॉइल कम फर्टाइल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो पहले थी, ठीक है। सोर्स डाउन टूवर्ड्स न्यू दिल्ली, ये मालूम नहीं मेरे को क्या लिखा हुआ है, सोर्स डाउन टू न्यू दिल्ली। अगर आपको पता चल गया कि यह क्या लिखा है सोर्स डाउन टूवर्ड्स न्यू दिल्ली तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये पंजाब है मूवी हिंदी में और बीच बीच इंग्लिश में, पंजाबी में वो नहीं है, ठीक है। मगर उसको वो पंजाब को ही दर्शाती है, पंजाब की आज की दशा को दर्शाती है कि क्या हो रहा है इस केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, HYV सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब में आज क्या हो रहा है, ठीक है। वो लगभग 1 घंटा 48 मिनट्स की मूवी है, ठीक है। जो पंजाब में केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है कंट्री में। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैड लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। इसकी वजह से सॉइल हेल्थ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज़ की वजह से। पंजाब फार्मर्स आर नाउ यूज्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। पंजाब फार्मर्स को आज फोर्स किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें और अदर इनपुट्स यूज़ करें जैसे कि पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ताकि वो जो पहले शुरू में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन हुई थी, यील्ड निकला था, उसकी वजह से वो सेम प्रोडक्शन लेवल आज भी हो जाए, ठीक है। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब है कि जो कल्टिवेशन की कॉस्ट है वो बहुत ही तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है।
सो गाइस मेरे को पता चल गया कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये इन्होंने इसका सोर्स का मतलब क्या है कि ये वाला आर्टिकल इन्होंने यहाँ से लिया, ये डाउन टू अर्थ में से लिया है, न्यू दिल्ली में से, और ये वाला द ट्रिब्यून चंडीगढ़ में से लिया है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल इन्होंने। सो मेरे को पता चल गया। हाँ, दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ, सो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, और इसकी वजह से कल्टीवेशन कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है मगर किसानों को इतने पैसे नहीं मिल रहे। और जो नरेंद्र मोदी जी ये जो 3 बिल्स लेकर आ रहे हैं इनका बहुत ही नुकसान है, इसकी वजह से उनको बहुत ही कम पैसे मिलेंगे अगर जब वो मंडियों में वीट या फिर राइस कुछ भी बेचेंगे तो उसके उनको बहुत कम पैसे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू नाउ, और इनकी कॉस्ट भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो उनको क्या बचेगा ही कुछ नहीं, ठीक है, इसलिए वो आज धरने लाकर बैठे हैं दिल्ली में। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। सो फार्मर्स ऑफ पालमपुर, जो पालमपुर में फार्मर्स हैं उनमें लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अब तक आपको पता चल गया होगा कि फार्मिंग के लिए लैंड कितना इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. सो अब तक हाँ मगर जो भी लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं या फिर खेतों में काम करते हैं उनके पास ज़रूरी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा लैंड होगा खेती के लिए, कुछ लोगों के पास तो होता ही नहीं है मगर कुछ लोगों के पास बहुत ही कम होता है। सो एवरेज लैंड पंजाब में, आई थिंक इंडिया में एवरेज लैंड पता है कितना है, सिर्फ 2-3 हेक्टेयर है एवरेज लैंड, एक बंदे के पास एवरेज लैंड कितना होगा, ठीक है, बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको जिनके पास 40-50-100 किले 100 हेक्टेयर का लैंड होगा, ठीक है, और या फिर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। और पालमपुर में लगभग 450 परिवार जो है वो लैंडलेस, उनके पास कोई भी लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। और जो 450 परिवार में जिनके पास कोई लैंड नहीं है उनमें से 150 फैमिलीज दलित्स की हैं, ठीक है, जिनके पास कोई भी लैंड नहीं कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड 240 फैमिलीज क्या है, हाँ, जो पीछे रह गई फैमिलीज जिनके पास लैंड है। सो टोटल कितनी थी, 800 पता नहीं 850 फैमिलीज थी, हमने पार्ट 1 में पढ़ा। सॉरी गाइस मैंने आपको गलत बता दिया, टोटल 450 फैमिलीज़ हैं, 450 फैमिलीज़ हैं, और उसकी जो 1/3 पॉपुलेशन है, ठीक है, तीसरा हिस्सा है उनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, और उनमें से 150 फैमिलीज़ या फिर जो पीछे रह गई जिनके पास लैंड नहीं है उनमें ज़्यादातर फैमिलीज़ या फिर 150 फैमिलीज़ दलित्स की हैं जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, और जो 1/3 के बाद रह गई। सो गाइस अगर हम 450 का 1/3 करें सो लगभग 150 ही आएगा। सो उसमें से लगभग 150 फैमिलीज़ 150 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। सो ज़्यादातर फैमिलीज दलित्स की हैं जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, और उसके बाद जो भी फैमिलीज रह गई लगभग 300 फैमिलीज लगा लेते हैं हम, चलो 200 फैमिलीज लगा लीजिए आप जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, 200 फैमिलीज हमने बिना लैंड वाली हो गई। सो 250 फैमिलीज पीछे रह गई। सो 250 फैमिलीज़ के पास जिनके पास लैंड है उनमें से 240 फैमिलीज़ है जिनके पास बहुत ही कम लैंड है, और 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। सो कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और ऐसे इतने कम लैंड की कल्टीवेशन के से जो उनको पैसा मिलता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो अच्छे से अपने परिवार का गुजारा कर सके। सो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड इन पालमपुर विलेज। ओके, सो आई थिंक ये जो येलो पार्ट है वो तो वीट है, ग्रीन वाला पार्ट पता नहीं, ठीक है।
यहाँ पे एक स्टोरी सी दी गई है। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। सो 1960 में गोविंद एक फार्मर थे जिनके पास 2.25 हेक्टेयर था, जिनमें से 2.25 हेक्टेयर का लैंड था, जिसमें से ज़्यादातर लैंड अनइरिगेटेड लैंड था। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। और उनके 3 बेटे थे और 3 बेटों की मदद से वो कल्टिवेट करते थे लैंड को। तो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, वो कंफर्टेबली नहीं रहते थे। ठीक है। द फैमिली मैनेज्ड टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। ठीक है। इतना अच्छे से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। सो जो फैमिली थी वो अपना गुजारा करने के लिए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, वो क्या था, एक उनके पास बफेलो थी, एक भैंस थी उनके पास, वो उनको थोड़ी मदद करती थी, उसका दूध बेच के भी वो इनकम आती थी, जो उससे वो अपना थोड़ा बहुत अच्छा गुजारा कर लेते थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ, कुछ के सालों के बाद गोविंद जी की डेथ हो गई। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स, और उनके 3 बेटों में वो लैंड बंट गया। ठीक है। Each one has a plot of land that is only 0.75 हेक्टेयर in size. So भी हर एक बेटे के पास एक प्लॉट था लैंड का जो सिर्फ 1 किले से भी ज़्यादा था, 1 हेक्टेयर से भी ज़्यादा था, वो सिर्फ था 0.75 हेक्टेयर। Even with improved irrigation and modern farming method, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। अभी उसके बाद जो गोविंद जी खेती करते थे, उसके बाद जब वो उनके बेटे करने लगे, उसमें इरिगेशन भी इम्प्रूव हुई और उनके मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज़ करने लगे। उसके बाद भी जो गोविंद जी के बेटे थे वो अच्छी तरीके से अपने परिवार को नहीं चला पा रहे थे। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्कर ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, उनको और भी काम करना पड़ता था। ठीक है। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. So यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है आपको, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, बहुत ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे छोटे छोटे प्लॉट्स के जो पूरे विलेज में हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, और ये छोटे फार्मर्स के प्लॉट्स हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। और दूसरी तरफ जो लगभग हाफ एरिया है विलेज का वो कवर्ड है वो प्लॉट्स में, जो प्लॉट्स से जो साइज में थोड़े ज़्यादा हैं। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज है और उसमें से सिर्फ 60 फैमिलीज है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। ठीक है। मीडियम सा या फिर बहुत बड़ा या फिर सिर्फ 2 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर या फिर 4 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। और कुछ बहुत ही कम फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर्स या फिर उससे ज़्यादा लैंड है। सो यहाँ पे ये लैंड का वो है कि कितने, सो ज़्यादातर आपको ये देख रहे होंगे छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। हाँ जी। तो उसके यहाँ पे ये एरिया में, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे बड़े बड़े हैं, और ये कुछ ये लगभग हाफ से तो ज़्यादा ही एरिया है। ठीक है। उसमें से ये लगभग मेरे को 4 ही लग रहे हैं जो 100 हेक्टेयर से ज़्यादा होंगे। ठीक है। सॉरी 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होंगे। वर्क ऑन द fields, wheat crop, plowing by bullocks, sowing, spraying of insecticides, cultivation by traditional method, cultivation by modern method, and cutting of crops. So यहाँ पे एक तरफ है मॉडर्न मेथड, यहाँ पे बीच है मॉडर्न मेथड और बीच है ट्रेडिशनल मेथड। सो जो ऊपर वाली विलेज है उसमें तो ट्रेडिशनल ही है। सॉरी ऊपर वाली पिक्चर है, ये बल्दों से जोता जा रहा है खेत को और यहाँ पे हाथों से काटा जा रहा है, ये भी वो है ट्रेडिशनल है। और यहाँ पे ये स्प्रे मार रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, ये मॉडर्न है। ये बीजों को जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो ऐसे फेंक रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। और ये बल्दों वाला ये जो है ये ट्रेडिशनल, और ये वाला ट्रैक्टर्स वाला मेथड जो है
मॉडर्न हो गया। इन द पिक्चर 1.5 या 1.5 नहीं 1.5 ऊपर वाली थी। कैन यू शेयर द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स? क्या आप बता सकते हैं कि कितना लैंड कल्टिवेट किया जाता है स्मॉल फार्मर्स से? वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सो स्मॉल ऑफ प्लाट्स ऑफ लैंड? और क्यों बहुत ज़्यादा फैमिलीज फार्मर्स की बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स कल्टिवेट करती है लैंड के? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन बाय द फॉलोइंग ग्राफ 1.1 डिस्कस इन द क्लास रूम। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड की जो कल्टिवेट किया जाता है फार्मर्स से, ठीक है। इंडिया की लैंड की कल्टिवेटेड एरिया 55। एक मिनट को पर लेने दीजिए। सो गाइस ये जो पिंक वाली शेड है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए है, और ये जो रेड वाली शेड है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लिए है। पिंक वाली शेड में जो भी फार्मर्स आती हैं या फिर जो भी लैंड आता है वो लेस देन 2 हेक्टेयर है, और रेड वाली शेड में रेड कलर में मोर देन 2 हेक्टेयर है। सो मोर देन 2 हेक्टेयर में कल्टिवेटेड एरिया, सो कल्टिवेटेड एरिया आता है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स में ज़्यादा, उनके पास है 55.4%, मगर स्मॉल फार्मर्स के पास सिर्फ है 44.6%। मगर 85% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर small farmers, only 15% farmers have more than 2 hectare of land. So ये आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, would you agree that the distribution of cultivated land is unequal in Palampur? Do you find a similar situation for India? Explain. तो guys क्या आप एग्री करते हैं, कि आप सहमत हैं कि जो कल्टिवेटेड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है पालमपुर में? क्या आप यही सिमिलर सोचते हैं इंडिया की सिचुएशन में? एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, जो पालमपुर में है वो जो छोटे फार्मर्स है वो ज़्यादा है, मगर बड़े फार्मर्स बहुत कम है। मगर बड़े फार्मर्स के पास बहुत ही आधे से भी ज़्यादा लैंड है कल्टिवेट करने के लिए, छोटे फार्मर्स के पास आधे से भी कम लैंड है। वही सिचुएशन इंडिया में, ठीक है। वो हु विल प्रोवाइड द लेबर? सो भी फार्मिंग के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? लेबर को। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोडक्शन के लिए लैंड के बाद लेबर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड्स। सो जो छोटे फार्मर्स है वो लेबर को उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लेबर हायर कर सके, सो इसलिए वो अपनी फैमिली के संग मिलकर ही कल्टिवेट करते हैं अपने फार्म को या फिर फील्ड को। जैसे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, ठीक है, द लेबर। सो इसलिए वो अपने खेत में खुद ही काम कर लेते हैं, वो खुद ही अपने खेत के लेबर होते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर्स फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। मगर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो लेबरर्स को हायर करते हैं उनके फील्ड्स में काम करने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खेत, इतनी ज़्यादा ज़मीन अकेले तो नहीं कर सकते ना, नहीं जोत सकते, नहीं उनमें प्रोडक्शन कर सकते। सो आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6 एंड अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। सो यहाँ पे आपको बताना है, जो पिक्चर ऊपर में हमने देखी थी 1.6 में, कि कौन कौन से वर्क किए जाते हैं, ठीक है, फार्म में या फिर फील्ड में, और उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। अच्छा, तो गाइस वो सारे के आई थिंक मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स ही थे। सो देखते हैं। वर्क ऑन द फील्ड्स, वीट क्रॉप, सो सबसे पहले बीज बोए जाते हैं, उसके बाद ये पेस्टिसाइड नहीं, सबसे पहले खेत जोता जाएगा ना, बल्दों से खेत जोता जाता है सबसे पहले, उसके बाद बीज बोए जाते हैं, उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह स्प्रे किए जाते हैं, और उसके बाद इसको काट लिया जाता है फसल को। सो ये तो हो गया, हमने ट्रेडिशनल मेथड से बता दिया। नहीं, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से बताते हैं। ट्रेडिशनल मेथड नहीं था। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले बल्दों से खेत जोता जाता है। ये दोनों पिक्चर्स आ गई, ये वाली और ये वाली। उसके बाद बीज बोए जाते हैं इस तरीके से, उसके बाद उसको काट लिया जाता है सिंपल फसल को। इरीगेशन वगैरह इसमें नहीं दिखाई गई है। और अभी हम देखते हैं
मॉडर्न फार्मिंग मेथड से। सो सबसे पहले ये ट्रैक्टर वाली पिक्चर से बताती है कि ऐसे खेत जोता जाता है, खेत क्या होता है, जोता जाता है। सो उसके बाद ऐसे नहीं, मशीन बीज बोने के लिए भी अब मशीन यूज़ होती हैं। बीज बोने के लिए पहले ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे बीज बोए जाते थे, मगर ये वो मशीन वाली पिक्चर यहाँ पे नहीं है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड वाली। और उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे किए जाते हैं और उसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है। और हार्वेस्ट भी मशीन की मदद से किया जाता है, वो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ठीक है। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो फार्म लेबरर्स है वो कहाँ से आते हैं? फार्म लेबरर्स मिलते हैं आपको या फिर लैंडलेस फैमिलीज में जिनके पास कोई भी लैंडिंग कल्टिवेट करने के लिए, या फिर उन फैमिलीज में जिनके पास बहुत ही कम लैंड है कल्टिवेट करने के लिए। अगर उनके पास बहुत ही कम लैंड है तो अपना परिवार का गुजारा कैसे करेंगे, इसलिए उनको और भी काम कोई करना पड़ता है। सो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। सो जो फार्मर्स होते हैं उनके पास राइट होती है क्रॉप को ऑन करने के लिए। जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर जो क्रॉप्स होते हैं, जो क्रॉप्स आते हैं लैंड में से, उनकी वो किसके होते हैं? वो फार्मर्स के होते हैं, वो फार्म लेबरर्स के नहीं होते, ठीक है। इंस्टेड दे आर पेड वेक्स बाय फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। मगर उनके क्रॉप पर उनका कोई हक नहीं होता, फार्म लेबर्स का क्रॉप पर कोई हक नहीं होता, मगर वो जो वो काम करते हैं, ठीक है, उनके खेत में काम करते हैं, इसलिए फार्मर्स उनको सैलरी देती हैं, उनको पैसे देते हैं। वेक्स कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ इन काइंड। सो वेक्स कैश के तौर पर भी हो सकती है, या फिर क्रॉप जो उनको क्रॉप प्रोडक्शन हुई है उसमें से कुछ जो उनके परिवार का गुजारा करने के लिए वो कुछ क्रॉप भी दे देते हैं। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। और कुछ कभी कभी लेबरर्स को मील भी दिया जाता है, ठीक है, एज अ वेग। वेग्स वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। सो वेग्स अलग अलग होती है, किसी रीजन में कैश देते हैं, किसी रीजन में क्रॉप्स देते हैं। हमारे रीजन में तो कैश मिलती है, ठीक है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। सो वेग से यहाँ पे बताया गया कि किसी रीजन में कुछ मिलता है, वेरी करती हैं, ठीक है, रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप और वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। लाइक अगर खेत में बीज बोएंगे उसके लिए कोई और वेग मिल सकती है, और हार्वेस्टिंग के लिए कुछ और वेग मिल सकती है फार्म लेबरर को। There is also wide variation in the duration of employment. So employment की duration में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? वेरिएशन होती है, ठीक है। A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole. मतलब कि जो कुछ फार्मर्स है वो डेली बेसिस के लिए फार्मर को रखते हैं, ठीक है। और कुछ फार्मर सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ टाइम के लिए फिर से ये वाली लाइन समझाती हूँ, थोड़ा इधर उधर निकल गया था। जो फार्मर्स हैं, कुछ फार्मर्स फार्म लेबरर्स को पूरे साल के लिए रखते हैं, हर काम उनसे करवाते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने ही खेत को जोता, ठीक है, फिर उसमें बीज बोए, इरिगेशन और सब किया। और कुछ फार्मर्स तो उनके जो कैटल्स वगैरह होती हैं, उनके जो पेट्स होते हैं उनको भी संभालते हैं। फार्म लेबरर्स फार्मर्स के कैटल्स वगैरह को संभालते हैं, बफेलोस को। और कुछ फार्मर्स जो है सिर्फ कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए फार्म लेबरर को, बार बार मैं पता नहीं क्यों फार्म लेबरर की जगह मेरे मुँह से फार्मर ही निकल रहा है। फार्म लेबरर को हायर करते सिर्फ कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जैसे कि सिर्फ हार्वेस्ट करने के लिए उन्होंने फार्म लेबरर लिया, या फिर सिर्फ सो करने के लिए लिया, ठीक है। दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेक्स इन पालमपुर। जो दाला है या फिर डाला है वो एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। सो जो डेली वेक्स के बेसिस पर वो पालमपुर में काम करते हैं। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। उनको हर रोज़ मतलब कि वो पूरे साल के लिए हायर किए गए हैं। द मिनिमम वेक्स फॉर अ फार्म लेबरर सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे। सो जो कम से कम वेग गवर्नमेंट ने सेट की थी फार्म लेबरर के लिए, वो था ₹300 पर दिन का। सो मार्च 2017 में ये सेट की गई थी, बट
दाला गेट्स ओनली ₹160, मगर दाला जी को सिर्फ 160 रुपये ही दिए जाते हैं, ठीक है। There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. So people agree to work for lower wages. So जो पालमपुर में जो है फार्म लेबर का बहुत ही ज़्यादा हैवी कंपटीशन है, इसलिए फार्म लेबरर्स का सो इसीलिए वो ज़्यादातर लोग जो है 300 रुपये से कम में ही मान जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। सो उन्होंने रामकली को अपनी सिचुएशन के लिए इस सिचुएशन के बारे में बताया, उनको कंप्लेंट किया, ठीक है। हु इज़ अनदर फार्म लेबरर? बोथ दाला एंड रामकली आर द अमंग पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। सो पहले कन्वर्सेशन पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। It is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for very limited number of days. So दाला जी कहते हैं कि आजकल बहुत ही डिफ़िकल्ट है काम ढूंढना, सो इसीलिए लार्ज फार्मर्स ही हमको हायर करते हैं, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही। Ghanshyam, the large farmers has just about a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season. Just about a harvester, so we are going to even less work. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. So जो घनश्याम जी हैं वो एक लार्ज फार्मर है विलेज में, उन्होंने सिर्फ अभी हार्वेस्टर एक मशीन होती है, उन्होंने अभी ली है। सो इसलिए हमको हार्वेस्टिंग सीजन में कम काम मिलेगा इसलिए, ठीक है। पिछले साल तो मैंने लगभग 5 महीनों के लिए काम भी कर लिया था, ठीक है, मजदूरी भी कर लिए थे। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड। सो दाला जी कहते हैं कि हमारे पास प्लो करने के लिए, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर्स आ गए हैं, हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर्स आ गए हैं, थ्रेश करने के लिए थ्रेशर्स आ गए हैं, और वीड्स रिमूव करने के लिए वीडिसाइड भी आ गए हैं। सो दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। सो जो रामकली जी हैं वो कहती है कि इसी वजह से इस साल तो मेरे को रायगंज में ही ईंटों की ब्रिक की फैक्ट्री में मेरे को काम ढूंढना पड़ेगा। आई ओ द लोकल मनी लैंडर ₹2,000. I had taken ₹1,000 last summer when no work was available in the fields. How will I repay? I hardly earn enough for 2 square meals. So ये कह रहे हैं कि मैंने पिछले साल ही पिछली गर्मियों में ही मैंने 1,000 रुपये लिए थे, उधार लिए थे। सो अगर मेरे को इस बार काम नहीं मिला तो मैं उनको वैसे वो पैसे कैसे चुकाऊंगा, ठीक है। मेरे को तो इतने पैसे बहुत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ताकि मेरे को तो 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मजदूरी करके। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर टू द पास दैट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। सो पिछली मेरी सिचुएशन, वो रामकली जी कह रही है मेरी सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि तुम अपनी सिचुएशन को बहुत बुरी बता रहे हो, कि मैं पिछली बार ही मनी लैंडर ने मेरे को लोन देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैंने पिछले पैसे नहीं दिए थे, ठीक है। सो यहाँ पे दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर। सो दाला जी कह रहे हैं कि मेरे को काम नहीं मिल रहा, मेरे को बहुत लो वेज मिल रही है, कि वो दूसरा फार्म लेबरर है कौन है जो कि हमारी जगह पे काम करे, वो मशीनरी, ठीक है, बहुत दाला एंड रामकली। सो ये जो दाला जी और रामकली जी हैं वो बहुत ही पुरेस्ट पीपल है विलेज के, ठीक है। वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक दाला एंड रामकली पूर? वो मशीनरी की वजह से पूर है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स तो उनको काम नहीं देते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते लेबरर्स को हायर करने के लिए, और लार्ज फार्मर्स के पास बड़ी बड़ी मशीनरी होती है काम करने के लिए, ठीक है। गोसाईपुर एंड माजुली are 2 villages in North Bihar. Out of total of 850 households in 2 villages, there are more than
250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad or Nagpur. Such migration is common in most villages across India. Why do people migrate? Can you describe based on your imagination the work that migrants of Gosaipur and Majoli might do at the place of a destination? Work that migrants of Gosaipur and Majoli might do. Okay. सो ये गुसाईपुर और ये सही बात है, रियल है ये, ठीक है, ये हाइपोथेटिक नहीं है, ठीक है। दैट नॉर्दर्न बिहार में एक 2 विलेजेस है, गोसाईपुर और मजौली। वहाँ पे लगभग टोटल 850 हाउस होल्ड्स हैं और उनमें से जो 250 से भी ज़्यादा जो बंदे हैं, जो मैन हैं, वो काम करते हैं रूरल पंजाब में, मतलब कि पंजाब हरियाणा के गांव में, ठीक है। वो क्यों काम करते हैं वहाँ पे, वह पंजाब हरियाणा के गांव में? क्योंकि उनको खेतों की वजह से काम मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे खेत होते हैं इसलिए उनको वहाँ पे काम मिल जाता है, ठीक है। सो हमारे यहाँ भी आई बिलोंग टू पंजाब, तो हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पिछले साल तो आए, सॉरी 2019 में बहुत ज़्यादा बिहार से आए थे लेबरर्स, ठीक है। 2020 में लॉकडाउन वगैरह हो गया और ये सब उनका काम ठप हो गया, ठीक है। और वो दिल्ली में जाते हैं काम करने के लिए, मुंबई सूरत, ये कुछ जगहों का नाम है जो जहाँ पे वो काम करने के लिए पंजाब और हरियाणा रूरल पंजाब और हरियाणा में क्यों जाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे उनको खेतों में काम मिल जाता है। और दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर ये सब शहर है, इसलिए उनको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या फिर घरों में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, इसलिए वो वहाँ पर माइग्रेशन करते हैं। सो काम के लिए वो जाते हैं। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट वाइड पीपल माइग्रेट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो काम के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक है। सो वर्क भी बता दिया कि वो कौन सा। आगे ये क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब द वर्क दैट द माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर एंड मजौली माइट डू एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कि वो कौन सा काम करते होगे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो पिछली 3 वीडियोस मैंने आपको मैंने आउटरो नहीं की, सो मैं कर रही हूँ। सो इफ़ this video have helped you, then please like this video, and if you want to watch the movie Irada, about which I have discussed many times in this video, so its link is in the description box. So and a link of first 3 parts is also in the description box. If you have not seen that parts, then also see those, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और क्या कीजिए, लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक्ड, ये मैंने बता दिया। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स, ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास टाइम से टाइम्स आती रहे, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास आई जाए। ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो हो गई ना मेरे चैनल की, लगता है। चलो कोई बात नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।